बात करते हैं मुद्दे की, दिखाते हैं सच, पीछा करते हैं आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर का, लाते हैं सच क्योंकि दिल में सच, जुबां पे सच। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। आज लॉकडाउन का 54वां दिन है और यदि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के सरकार की गठन की बात करें तो करीब 2 महीने होने वाले हैं। 23 मार्च को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद की शपथ ली थी। लेकिन एक खास बात है कि तब से लेके अब तक करीब 2 माह के भीतर शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया। उन्होंने एक मंत्रिमंडल बनाया लेकिन वो मिनी मंत्रिमंडल है, मात्र 5 मंत्री उन्होंने बनाए हैं। यदि सदन की ताकत की बात करें तो 206 विधायक हैं और वह बेहद आसानी से 28 से 30 मंत्री बना सकते हैं। तो इतना बड़ा दल, इतनी बड़ी पार्टी, आखिर ऐसी क्या बात है कि कोरोना महामारी के दौरान जब मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी ज़रूरत है ताकि कामों का बंटवारा हो सके, काम आसानी से हो सके, उसके बावजूद मध्य प्रदेश की सरकार अपना जायज़ मंत्रिमंडल नहीं बना पा रही है और मात्र 5 मंत्रियों के आश्रय या काम चलाने पड़ रहा है। और ये 5 मंत्री भी काफ़ी माथापच्ची के बाद बनाए गए। इस पूरे मामले की तह में हम गए, हमने पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई है। सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आई वो ये आई कि पार्टी के अंदर एक सर्वे ने कोहराम मचा रखा है। ये वो सर्वे है जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर उन इलाकों में करवाया जहां से कांग्रेस के बागी जो अब बीजेपी के साथ है वो चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में 24 स्थानों पर चुनाव होना है। इनमें से 23 जो स्थान है वो कांग्रेस पार्टी के विधायकों के हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 23 में से 22 वो लोग हैं जो बीजेपी में जा चुके हैं। वहीं एक सीट जो है वो आगर मालवा की है जहां पर स्वर्गीय मनोहर ऊंटवाल विधायक हुआ करते थे। तो अब यदि उपचुनाव होते हैं तो इन 24 सीटों में से केवल एक सीट पे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। बाकी 23 सीटों पे जो लोग चुनाव लड़ेंगे उनमें एक कांग्रेस का होगा और 22 पे कांग्रेस के बाकी जो सिंधिया समर्थक है जो इस समय बीजेपी के साथ है। तो पार्टी में जिस सर्वे की बात चल रही है वो सर्वे इन 22 सीटों पे करवाया गया, जिसका नतीजा ये आया कि 20 सीटों पर सिंधिया समर्थक चुनाव हार सकते हैं। वहीं 2 सीटें जो बचती है वहां पे कड़ी टक्कर है। इस सर्वे ने पूरी बीजेपी में खलबली मचा दी है, क्योंकि यदि ये सर्वे सही है और नतीजे इस सर्वे के आधार पर आते हैं तो फिर आने वाला कल मध्य प्रदेश में कमलनाथ का हो सकता है। क्योंकि कमलनाथ ने बार बार एक ही बात कही कि आज के बाद कल भी आएगा। अब यदि यह माना जाए कि ये जो उपचुनाव होते हैं 24 स्थानों पर और ये सभी बागी चुनाव जीत जाते हैं बीजेपी के समर्थन वाले, तो भी एक बड़ी झंझट है। और वो झंझट ये है कि सदन में ये बागी बीजेपी कांग्रेस के यानी सिंधिया समर्थक ताकत में होंगे। इन 22 लोगों का अगर एनालिसिस करें तो इनमें 16 ऐसे हैं जो 7 पुश्तों से कांग्रेसी हैं। इनका जीवन कांग्रेसी, इनका मन कांग्रेसी। ऐसी स्थिति के अंदर निश्चित तौर पे ये 22 लोग यदि पूरे जीत के सदन में चले जाते हैं तो मेंटलिटी इन्हीं की काम करेगी, सरकार पे इनका दबाव होगा। ये जैसे चाहेंगे वैसे सरकार को घुमा सकते हैं।
और यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में ये फिर कोई पैंतरा चल सकते हैं, जैसा कमलनाथ सरकार से पाला बदला ऐसे शिवराज सरकार से बदल सकते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए इधर खाई इधर कुआं जैसी स्थिति हो गई है। अब यदि ये हार जाते हैं तो सरकार चली जाती है, यदि ये सारे तमाम लोग जीत के सरकार में आ जाते हैं तो फिर सरकार इन्हीं की बैसाखियों पे चलेगी। तो बीजेपी की नींद इस सर्वे से उड़ी हुई है। अब ऐसी स्थिति के अंदर पार्टी में बड़ा मंथन चल रहा है। अब बात आती है मंत्रिमंडल की। यही सब जो मंथन है, उस मंथन ने पार्टी में अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं होने दिया। चूंकि 28 से 30 मंत्री बनाए जाने हैं और जो डील सिंधिया समर्थकों के साथ बीजेपी की हुई है उसमें 10 लोगों को मंत्री बनाना है। अब यदि मंत्री बनाने की हम बात करते हैं तो मालवा का हिस्सा उठाते हैं, नीमच, मंदसौर और रतलाम। यदि इन 3 जिलों रतलाम और उज्जैन को शामिल करते हैं, ये 4 जिलों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 19 विधायक हैं। ये वो इलाका है जो संघ परिवार की नर्सरी कहा जाता है। यहाँ से बीजेपी का उद्गम होता है, शुरुआत होती है। और यहीं से कि अगर यदि हम बात करें तो ये वो अंचल है जहाँ पे स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनकी कार्यस्थली रही। उसके बाद यदि हम बात करें तो स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा यहीं से थे, स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा यहीं से थे, और ये जी पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पांडे यहीं से थे। तो ये वो इलाका है जो खांटी बीजेपी का इलाका माना जाता है और पूरी तरह यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी अपने एक मजबूत आधार में इन इलाकों में रही है। अब जैसा कि सिंधिया समर्थकों के साथ बीजेपी की डील है और वो डील की यदि बात करें तो हरदीप सिंह डंग जो सीतामऊ स्वासरा से विधायक हुआ करते थे, उनको मंत्री बनाया जाना है। अब यदि नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन ये जो अंचल है, इसमें से यदि हरदीप सिंह डंग को मंत्री बना दिया जाता है तो निश्चित तौर पे बीजेपी के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। आपको स्वासरा और सीतामऊ कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बताता हूँ। ये वो विधानसभा है जो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के एकाधिकार वाली विधानसभा है। जब स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पांडे लोकसभा चुनाव लड़ा करते थे तो एक अवसर ऐसा आया जब वे महेंद्र सिंह कालूखेड़ा जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। वे सारी विधानसभाएं हार गए, लेकिन केवल और केवल जो सीतामऊ स्वासरा विधानसभा सीट थी वहां से उनको लीड मिली। ऐसी ही एक स्थिति उनके सामने तब आई थी जब वे मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तब भी स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पांडे का हाथ इसी विधानसभा ने पकड़ा। ये विधानसभा शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के वजूद वाली विधानसभा मानी जाती है। अब यदि हरदीप सिंह डंग मंत्री बनाए जाते हैं तो मूल में कांग्रेसी है। ऐसी स्थिति में समूचे अंचल के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनके दरवाजे पर खड़ा होना पड़ेगा। यदि हम बाकी विधायकों की बात करें, जैसे जगदीश देवड़ा जी की बात करते हैं, वे 6 बार के विधायक है, 7 चुनाव उन्होंने लड़े। राजेंद्र पांडे की बात करें तो ये मालवा में ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा है। ठीक वही स्थिति जगदीश देवड़ा की है, वो बीजेपी में दलितों का बड़ा चेहरा है। अब यदि हम पारस जैन उज्जैन की बात करें, ओम सकलेचा जावत की यदि बात करें तो पार्टी में वे सवर्ण तबके का एक बड़ा चेहरा है, जैन समाज के अंदर बड़ा चेहरा है। वही स्थिति उज्जैन के बहादुर सिंह की यदि हम बात करें, या यशपाल सिंह सिसोदिया मंदसौर की बात करें, या दिलीप सिंह परिहार नीमच की बात करें, तो ये राजपूतों में बड़ा चेहरा है। और उसी का परिणाम है कि आज भी जो ब्राह्मण तबका है, राजपूत है, आदिवासी, दलित है,
और यहाँ तक कि 30% हिस्सा अल्पसंख्यक वोटों का भी वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। मध्य प्रदेश के अंदर अभी जातिवादी राजनीति की शुरुआत नहीं हुई है, वो उसी का परिणाम है कि ये तमाम वोट जो है वो बड़े पैमाने पे बीजेपी को मिलते हैं। तो अब यदि हम 19 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो हरदीप सिंह डंग को यदि आप बीजेपी में मंत्री बनाते हैं सरकार में, तो फिर ये सारे कद्दावर चेहरे जो है साइडलाइन हो जाएंगे। तो जो लोग पार्टी में 40-40 साल से तपस्या कर रहे हैं, जो लोग जिन्होंने रात दिन मेहनत करके पार्टी का एक बड़ा आधार पैदा किया है, तो निश्चित तौर पे वो चेहरे यदि मंत्रिमंडल में नहीं दिखते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसमें मायूसी देखी जाएगी। कामोबेश यही स्थिति बुंदेलखंड की है। वहाँ उमा भारती, राजेंद्र शुक्ल, गोपाल भार्गव, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने बुंदेलखंड के अंदर पार्टी का एक बड़ा आधार खड़ा किया है। तो धीरे धीरे मध्य प्रदेश की राजनीति में ये चेहरे भी साइडलाइन होते जा रहे हैं। आज जो मिनी मंत्रिमंडल की बात करें तो उसमें भूपेंद्र सिंह नहीं है, गोपाल भार्गव नहीं है, उमा भारती धीरे धीरे नेपथ्य में जाती जा रही है। ये बुंदेलखंड का जो इलाका है ये यूपी से लगा हुआ है। वहाँ पे समाजवादी, जहाँ यूपी का इलाका जो लगता है वहाँ समाजवादी पार्टी का बड़ा वजन है। अब यदि बीजेपी के नेता जो लोग हैं बुंदेलखंड में यदि कमज़ोर पड़ते हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ पे दूसरे दलों का प्रभाव बढ़ेगा। तो बीजेपी के सामने एक बड़ा संकट है। तो क्या मालवा, बुंदेलखंड ये वो इलाके हैं, ये केवल विधायक पैदा करने वाली मशीन है? यहाँ से भारतीय जनता पार्टी विधायक पैदा करे, सरकार बनाए, यहाँ के जो विधायक हैं क्या उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाएगी? क्योंकि मालवा का जो कार्यकर्ता है लंबे समय से, और सबसे एक और खास बात, यदि मालवा की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको याद होगा किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन में 6 किसानों की मौत हुई। किसानों की मौत पर कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर राहुल गांधी यहाँ आए, उनकी सभा में लाखों लोग जुटे। इसके अलावा हार्दिक पटेल आए और दूसरे अन्य बड़े नेता देश भर के अलग अलग दलों के इस इलाके में आए। लेकिन उसके बावजूद विधानसभा चुनाव के और लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे। यानी ये नीमच, मंदसौर और मालवा का जो इलाका है, यहाँ के वोटरों ने पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे दिखाया और उन नेताओं पे दिखाया जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया या उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, तो निश्चित तौर पे ये जो यहाँ का जो वोटर है, यहाँ का जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसमें बड़ी मायूसी फैलेगी। तो पहली बात जिस बात से हमने बात शुरू की थी वो थी पार्टी का इंटरनल सर्वे। अब बीजेपी के साथ समस्या ये है कि यदि इन तमाम सीटों पे कांग्रेस के बागियों को लड़ाती है और वो सब जीतते हैं तो भी सरकार उनकी बैसाखियों पे होगी, और यदि वो हारते हैं तो सरकार चली जाएगी। दूसरी समस्या ये है कि जो कमिटमेंट सिंधिया के साथ है 10 लोगों को मंत्री बनाने का, यदि उन 10 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं जो 40 साल से राजनीति कर रहे हैं वो मंत्रिमंडल में नहीं दिखेंगे, तो जमीन पे पार्टी का कार्यकर्ता और वोटर जो है वो मायूस होगा। अब यही जो स्थिति है, तो एक तरफ जहां पे पार्टी के भीतर जो है एक बड़ा अंदरूनी तौर पे एक इस पूरे मामले को लेके बड़ा मंथन चल रहा है, उसी का परिणाम है कि मंत्रिमंडल का गठन अब तक नहीं हो पाया है। जैसे हमने मालवा की बात की, जैसे हमने बुंदेलखंड की, ठीक यही स्थिति चंबल की है। चंबल में जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से लड़कर बड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में अब वो सिंधिया के जयकारे कैसे करें? वहां पे हालात और ज्यादा अजीब है। वहां जो बीजेपी, जो कांग्रेस के बागी है वो मंत्रिमंडल में लिए जाते हैं,
तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके आगे झुकना पड़ेगा, उनके दरवाजे पे जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में एक अजीब सीन इस समय चल रहा है। उसी का नतीजा है कि शिवराज सिंह चौहान अब तक अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए हैं, और ये जो पार्टी के अंदरूनी गदर है ये, अब इसका किस तरह हल होगा और कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने आधार को बचा पाएगी, कैसे जो है मध्य प्रदेश के जो मुखिया है शिवराज सिंह चौहान किस तरह का वो फैसला लेते हैं जिससे कि जो पार्टी के आधार है, जो बड़े नेता है, जो घाटी नेता है, जिनके कारण पार्टी मध्य प्रदेश में पहचानी जाती है, जो पार्टी का फैस है, उन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देना। दूसरा यह है कि जहां उपचुनाव होने हैं वहां पर क्या बागियों के इतर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार पाएगी, क्योंकि यदि वो लोग हार रहे हैं, ये सर्वे सही है, और बागी चुनाव हार रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो कमलनाथ ने कहा था कि आज के बाद कल आएगा, वो बात सच हो जाएगी। और यदि ये तमाम लोग चुनाव लड़ते हैं और ये सभी बागी जीतते हैं, तो निश्चित तौर पे ये सरकार शिवराज सिंह चौहान की जो है उन बागियों की बैसाखियों पर ही होगी, और उन्हीं लोगों को महत्व देना पड़ेगा मध्य प्रदेश में। तो एक मध्य प्रदेश के अंदर जो वर्तमान स्थिति है शिवराज सरकार की, वो एक ऐसे जंक्चर पे है जो फैसले की घड़ी है, जहां पे आने वाले समय को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने, क्योंकि देश के अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें बंगाल है, उत्तर प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में यदि कुछ भी सही गलत होता है तो उसके परिणाम, उसका जो विपरीत असर है वो अन्य राज्यों पे भी पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी एक अजीब दोराहे पे खड़ी है। एक तरफ जहां उसका कमिटमेंट है जो सिंधिया के साथ हुआ है, एक डील है जिसको उसको पूरा करना है, तो वहीं दूसरी तरफ उसको मध्य प्रदेश में बीजेपी के आधार को भी बचाना है। अब यदि पार्टी सिंधिया को दरकिनार करती है, यदि उनके जो साथ जो बागी पार्टी में आए हैं उनको यदि इग्नोर करती है, तो उस डील पे फर्क पड़ेगा, और यदि उसको मानती है तो प्रदेश में पार्टी के आधार पे एक बड़ा धक्का लग सकता है। पार्टी में सर्वे की रिपोर्ट के बाद कहीं ना कहीं अंदर खाने कई तरह की बात चल रही है जो अभी सार्वजनिक पटल पर नहीं है, लेकिन जो हालात सामने दिख रहे हैं वो ये भी बयां करते हैं कि कहीं आने वाला वक्त ऐसा तो नहीं आएगा जिसमें बीजेपी के लीडर ये कहते सुने जाएं कि बस करो महाराज, हमारा नेता शिवराज, या फिर सिंधिया ही मध्य प्रदेश में बीजेपी का चेहरा होंगे। मेरे सहयोगी नवीन पाटीदार और शादाब अली के साथ मुस्तफ़ा हुसैन।